अर्जुन के कमरे में तरुणा देवी कुछ देर तक तो शांत रहती हैं, फिर अपनी जगह से उठकर कहती हैं, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते अर्जुन। हमने एक गलती तो कर दी है आदि की शादी दिव्या के साथ करके, लेकिन सजा दिव्या को मिलेगी। अब हम आदि को ये तो नहीं कह सकते ना कि वो दिव्या के साथ रिश्ते में न रहें। बहुत करीब आ गए हैं दोनों। आदि हमारी बात मान भी लें, लेकिन दिव्या नहीं मानेगी। वो आदि के साथ दर्द में भी जी लेंगी, लेकिन आदि को कभी नहीं छोड़ेगी। तरुणा देवी अपना सिर पकड़कर फिर एक बार बैठ जाती हैं और पछतावे में कहती हैं, ये हमसे क्या हो गया। हमने कभी से वादा किया था कि हम दिव्या को खुशहाल भरी जिंदगी देंगे, लेकिन अनजाने में ही ऐसी जिंदगी दे दी जिसमें दर्द के सिवा खुशियों का नामो निशान तक नहीं है। आखिर हम कैसे भूल गए हम ये बात। अर्जुन भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में दिव्या के बारे में सोचने लगता है। तरुणा देवी और विकासा जी अब अपने कमरे में चली जाती हैं। अर्जुन गिल्ट से कहता है, आई एम सॉरी दिव्या, मैं अगर उस वक्त कोमा में ना गया होता तो तुम्हें कभी इतनी दर्द भरी जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन अब तो तुम आदि की बन चुकी हो। मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि पंडित जी की बात कभी सच ना हो, तुम दोनों कभी अलग ना हो। हर पल तो मैंने आदि को अकेलेपन और दर्द में ही देखा है। एक तुम ही हो जिसने आदि की तकलीफ़ों को दूर किया है। अगर दर्द की ज़िंदगी में तुम चली भी जाओ तो आदि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो तुम्हें संभाल ही लेगा। एक कार अंधेरों को चीरते हुए बहुत तेज रफ्तार में आकर एक सुनसान सी सड़क पर आकर रुकती है। कार का दरवाज़ा एक झटके से खोलकर आदित्य बाहर आता है। आदित्य अपना फ़ोन गुस्से से ज़मीन पर पटक देता है। आखिर क्यों 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 मेरी किस्मत हमेशा मुझे दर्द और अकेलेपन में छोड़ देती है। आखिर क्या गुनाह है मेरा जो हर वक्त मुझे सज़ा मिलती रहती है। जब किस्मत मुझे दिव्या को देना ही नहीं चाहती थी तो क्यों मुझे उसके साथ बांध दिया। मैं अकेले जी रहा था, भले खुशी ना थी लेकिन मैं सुकून से जी रहा था। तो फिर क्यों किया किस्मत ने मेरे साथ ऐसा। आदित्य अब अर्जुन के कमरे में सुनी गई बातों को याद करके कहता है, वाइफी, अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से दर्द मिलता है तो मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे जाने से कुछ वक्त के लिए तकलीफ़ तो ज़रूर होगी और पूरी ज़िंदगी तुम खुश रहोगी, लेकिन मेरे होने से तुम्हें कुछ पल की ही खुशी मिलेगी और पूरी ज़िंदगी दर्द में जियोगी। मैं तुम्हें कुछ पल की खुशी नहीं देना चाहता, बल्कि पूरी ज़िंदगी की खुशी देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी वाइफी, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। आदि अपना फ़ोन लेकर रोड के साइड में बैठ जाता है। उसके ख्यालों में अब बस दिव्या के साथ बिताए वक्त से जो सुकून से भरी हुई थी। आदित्य एकटक सामने की ओर देखते रहता है। उसके सामने बस दिव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। वह जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है वह उससे दूर हो जाता है। आदित्य अपने फ़ोन को निकालकर दिव्या की तस्वीरों को देखकर चूम लेता है और सीने से लगा लेता है।
दर्द से भरी ये रात बहुत ही धीमे धीमे चल रही थी। किसी को इस रात को ख़त्म होने की जल्दी है तो किसी को इस रात को ख़त्म न होने की कामना है। आदित्य ऐसे ही सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। आदित्य सिर उठाकर देखता है तो यह प्रीत थी, जो आदित्य से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। उसे देख आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, फिर से अपना सिर झुकाए बैठ जाता है। प्रीत कुछ देर शांत रहती है, फिर थोड़ा सोचते हुए कहती है, क्या हुआ, अपनी क्यूट सी वाइफ से झगड़ा हो गया? आदित्य कुछ भी नहीं बोलता तो प्रीत फिर से कहती है, वैसे मैंने तुमसे कभी बात तो की ही नहीं है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है कि जब से हम मिले हैं तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों करते हो? जब तुम्हारी दादी ने मुझ पर गन से शूट किया था तब भी तुमने मुझे बचाया। शादी के वक्त जब मैंने हमला किया तो बॉडीगार्ड ने गन की बुलेट से भी बचाया। मुझे बचाने का रीज़न क्या है? आदित्य कुछ भी नहीं कहता और अपनी जगह से उठकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीत भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये तो बता दो कि मुझे रीज़न कब बताओगे? आदित्य बिना रुके कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। प्रीत मुंह बनाते हुए कहती है, अजीब इंसान है, मैं इसके लिए उसके लिए यहाँ पर आई हूँ और वह खुद बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। पता नहीं दिव्या इसे कैसे संभालती होगी। दर्द भरी रात ख़त्म होते ही एक सुनहरी सी सुबह चारों तरफ रोशनी फैलाए आती है। दिव्या अपनी नींद से उठकर बैठ जाती है। दिव्या अंगड़ाई लेते हुए सूरज की रोशनी को पाकर मुस्कुरा देती है। अकेले के बल बिताने के बाद दिव्या अपनी साइड देखती है जो पूरी तरह से खाली थी। खुद को बेड पर अकेला देख दिव्या वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखती है जो खुली हुई थी। दिव्या वक्त को देखने के मकसद से घड़ी देखती है जिसमें सुबह के 6 बज रहे थे। दिव्या आदित्य को कमरे में न देखकर खुद में ही धीमे से सवाल करती है, ये इतनी सुबह सुबह यहाँ से कहाँ चले गए? थोड़ी देर तो दिव्या अपने सवालों में घिरी सोचने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के दरवाजे को खोल दिव्या अंदर जाती है। अंदर जाकर दिव्या शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। अपने शरीर से खुद के साड़ी को निकाल कर दिव्या साइड में रख देती है। शावर को ऑन करते ही दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद कर दिव्या कुछ देर तक शांति से खड़ी रहती है। तभी दिव्या को अपने कमर पर किसी के हाथों का छुअन सा महसूस होता है। दिव्या छुअन के एहसास को पहचान कर अपनी आंखें बंद करके ही मुस्कुरा देती है। दिव्या धीरे से आंखों को खोलती है तो उसके सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य दिव्या की गर्दन की तरफ बढ़ते हुए अपने होठों को उस पर फेरने लगता है। दिव्या मदहोशी से अपनी आंखों को फिर एक बार बंद कर लेती है। आदित्य दिव्या की गर्दन को बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। गर्दन से नीचे तक बढ़ते हुए
आदित्य अपने घुटनों के बल बैठ दिव्या के पेट को चूमने लगता है। होठों की चुअन से दिव्या सिरह सी उठती है। थोड़ी देर तक तो दिव्या को छुअन महसूस होती है, लेकिन बीतते वक्त के साथ छुअन कहीं गायब सी हो जाती है। दिव्या झटके से अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। दिव्या वॉशरूम के चारों ओर नजरें अपनी फेरने लगती है। वॉशरूम में दिव्या और उसकी खामोशी के सिवाय वहां पर कोई नहीं होता। दिव्या धीरे से अपने सिर पर मारते हुए कहती है, दिव्या ये क्या हो गया है तुझे? उनके करीब ना होने पर भी इतने करीबी उनको महसूस कर रही है। दिव्या खुद को देखती है तो थोड़ी शर्मा सी जाती है। शावर के पानी को बंद कर जाने को होती है कि उसकी सामने टंगी आदित्य की व्हाइट शर्ट दिखती है। दिव्या उस शर्ट को लेकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। शर्ट को प्यार से छूते हुए दिव्या शर्ट को किस कर लेती है। दिव्या शर्ट को अपने सामने करके कहती है, आपने तो कल कहा था ना कि आप जल्दी आएंगे, पर आप नहीं आए और मैं भी तो सो गई। लेकिन आपने आज इतनी सुबह सुबह कमरे से जाकर मेरी नाराज़गी को बढ़ा दिया। अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। फिर शर्ट को अपने सीने से लगा कर कहती है, लेकिन मैं आपसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती। आई रियली मिस यू माई खड़ूस जिद्दी रोमांटिक हस्बैंड। वहीं दूसरी तरफ ज्येष्ठा हॉल में जाकर देखती है तो एक आदमी सोफे पर बैठा सिगरेट के कस ले रहा था। ज्येष्ठा पीछे से देखकर ही समझ जाती है कि यह ध्रुव नहीं है, और वैसे भी ध्रुव आज जल्दी ऑफिस चला गया था। ज्येष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही वक्त में ज्येष्ठा उस आदमी के साइड पहुंच जाती है। वह आदमी दिखने में तो हैंडसम था, लेकिन उसकी उम्र ध्रुव से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। ज्येष्ठा उसे देखकर कहती है, जी आप कौन? वह आदमी जैसे ही ज्येष्ठा को देखता है, देखता ही रह जाता है। ज्येष्ठा ब्लैक ब्लाउज के साथ ब्लैक साड़ी में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। साड़ी बहुत ज़्यादा पतली थी, जिससे ज्येष्ठा का गोरा बदन उभर रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, मैम ये बॉस के भाई हैं। इतना बोलते ही सर्वेंट टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास रखकर वहाँ से चला जाता है। ज्येष्ठा को जब एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान रुद्राक्ष है तो वह नफरत से उसे देखने लगती है। वहीं रुद्राक्ष ज्येष्ठा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। पर मासूम फूल की कली इस डरावने जंगल पर क्या कर रही है? ज्येष्ठा गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेती है। उसे तो ऐसा लगता है कि वह अपने अभी की अभी रुद्राक्ष को मार दे। रुद्राक्ष उठकर ज्येष्ठा के पास जाता है, अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला होता है कि दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है, भाई। ध्रुव जल्दी से दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष की नज़र अब ध्रुव पर चले जाती है। ध्रुव, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। रुद्राक्ष ध्रुव से नज़रें हटाए ज्येष्ठा को देखते हुए कहता है, बताना ज़रूरी नहीं समझा तो नहीं बताया। वैसे यहाँ काम कैसे चल रहा है, या तुम काम कर भी रहे हो या फिर नहीं?
ध्रुव जल्दी से कहता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई। रुद्राज की नज़र बार बार ज्येष्ठा के कमर से होते हुए गर्दन तक जा रही थी। ध्रुव को जब उसकी नज़रों का एहसास होता है तो वह ज्येष्ठा के कमर को पकड़कर करीब करते हुए कहता है, भाई शी इज माई वाइफ ज्येष्ठा ध्रुव सूर्यवंशी। रुद्राज जैसे ही यह सुनता है वह ज्येष्ठा से नज़रें हटाकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, ओह सिस्टर ऑफ द श्रेया त्रिपाठी। ज्येष्ठा हैरानी से रुद्राज को देखती है, लेकिन ध्रुव थोड़ा सा भी हैरान नहीं था। ज्येष्ठा को वैसे हैरान देखकर रुद्राज मुस्कुराने लगता है। वह सोफे पर बैठकर वाइन की बोतल को खोलकर गिलास में डालते हुए और एक सिप लेते हुए कहता है, कई रात गुजारी थी उसने मरे साथ और आखिर में ध्रुव ने उसके साथ एक रात गुजार कर मार दिया। बोलते हुए रुद्राज वाइन की एक सिप लेता है। ज्येष्ठा गुस्से से आग बबूला हो जाती। ध्रुव ज्येष्ठा को शांत कराने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ज्येष्ठा गुस्से से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसे आंखों से ही समझाने की कोशिश कर देता है। रुद्राज दोनों को वैसे देख डेविल स्माइल देते हुए कहता है, वैसे तुम श्रेया से ज़्यादा खूबसूरत हो, मानना पड़ेगा ध्रुव, तुमने तो दोनों बहनों को चख लिया। ज्येष्ठा गुस्से से कुछ कहने ही वाली होती है कि ध्रुव अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर लेता है। रुद्राज अब अपनी वाइन पीने में बिजी हो जाता है। ध्रुव ज्येष्ठा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है। उनको जाता देख रुद्राज अजीब तरह से मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, गुस्से में भी क्या खूबसूरती है, पर गलत जगह आकर फंस गई। ध्रुव ज्येष्ठा को लेकर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। ज्येष्ठा गुस्से से कहती है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी दी और मेरे बारे में ऐसे बकवास करने की। ध्रुव समझाते हुए कहता है, काम डाउन वाइफी, मैं उनसे बात करता हूँ ना। ज्येष्ठा अपना हाथ ध्रुव से झटके से छुड़ा कर कहती है, क्या बात करोगे तुम, उसे तो कुछ बोल ही नहीं पाए और अब मुझे कह रहे हो, वो कमी। ज्येष्ठा इसके आगे कुछ भी बोलती कि ध्रुव ज्येष्ठा के कमर को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी ओंठों पर उंगली फेरते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, नो वाइफ, इसके आगे नहीं, शी इज माई ब्रदर एंड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसा कोई शब्द। ध्रुव के चेहरा एकदम डार्क हो चुका था। ज्येष्ठा उसे देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा को छोड़कर जाने लगता है तो ज्येष्ठा उसे बस जाता हुआ देखती रहती है। ध्रुव पीछे मुड़कर ज्येष्ठा को देखते हुए कहता है, वाइफ, भाई से दूर रहना, यू आर माई लाइफ, सो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। ध्रुव के इतना बोलते ही ज्येष्ठा उसकी आंखों में गहराई से देखने लगती है। ध्रुव कुछ देर तक तो ज्येष्ठा को देखता है, फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर चला जाता है। ध्रुव हॉल में जाता है। रुद्राज उसे देखकर खड़ा होकर पास जाता है और एकदम से गले लग जाता है। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव, रुद्राज कहता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रुद्राज को कसकर गले लगाकर कहता है, या ब्रो, आई एम फाइन। रुद्राज ध्रुव से अलग होकर सोफे पर बैठने का इशारा करता है। ध्रुव सोफे पर बैठ जाता है तो रुद्राज
वाइन की एक सिप पीकर ध्रुव को देता है। ध्रुव रुद्राज का जूठा वाइन लेकर पी लेता है। रुद्राज एक सिगरेट लेकर जलाता है और एक कस खुद लेते हुए ध्रुव को देता है। ध्रुव सिगरेट लेकर उसके कस लेने लगता है। ज्येष्ठा ऊपर खड़ी गुस्से से ध्रुव को ही देख रही थी, जिसका अंदाजा ध्रुव को भी था, लेकिन वह ज्येष्ठा को एक नज़र तक नहीं देखता। ज्येष्ठा गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाती है, मना किया था ना सिगरेट पीने से, लेकिन इसे तो बस अपनी ही मन की करनी है। मन तो कर रहा है दोनों भाइयों का बोतल से सिर ही फोड़ दूं, कहकर ज्येष्ठा गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे की ओर चली जाती है। सिगरेट खत्म होते ही ध्रुव रख देता है। रुद्राज वाइन को फिर से गिलास पे डालते हुए कहता है, एनी अपडेट? ध्रुव खुद को संभालते हुए कहता है, नो भाई, वो अब आदित्य सिंघानिया के साथ रहती है तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है उसे पकड़ना। रुद्राज ध्रुव को देखता है जो उसे ही देख रहा था। रुद्राज अपने एक उंगली से गिलास को फेरते हुए कहता है, ओके दिन तुम उसे पकड़ने का प्रोसेस बंद कर दो। उसे मैं खुद अपनी बाहों में उठा कर लेकर आऊँगा। तुम अपनी नई डीलिंग को संभालो। ध्रुव कन्फ्यूजन होकर, नई डीलिंग? रुद्राज वाइन पीते हुए, यस गर्ल्स समलिंग। ध्रुव हैरानी से रुद्राज को देखता है और कहता है, बट ब्रो, हम ऑलरेडी इतनी सारी इनलीगल काम करते हैं, फिर ये सब क्यों? रुद्राज ध्रुव को घूर कर देख कर कहता है, भूलो मत ध्रुव, तुम्हें मैंने बचपन से यही सब करना सिखाया है, तो लड़कियों के लिए ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी वाइफ को संभालो। फिर ध्रुव से नज़रें हटाकर कहता है, वैसे भी इतनी सेक्सी और हॉट वाइफ है तेरी, पता नहीं किसके नज़र में आ जाए। ध्रुव गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। रुद्राज ध्रुव को देखकर डेविल स्माइल देता है और उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रुककर बोलता है, कल से तुम डीलिंग पर ध्यान दोगे, गॉट इट? इस बार जब तक मुझे अपने जाने मन नहीं मिल जाती, तब तक यहाँ से मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, कहकर रुद्राज सीटी बजाते हुए चला जाता है। ध्रुव से जाता देखकर धीरे से कहता है, कभी भी नहीं भाई, मैं दिव्या को कभी आपके कब्जे में नहीं आने दूंगा। रात के वक्त दिव्या बेड पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। अचानक उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है, जिसमें रात के 1 बज चुके थे। दिव्या कब से आदित्य का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वक्त होने की वजह से वह फ़ोन उठाकर कॉल करने लगती है। उधर से फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। दिव्या फ़ोन को देखती है और फिर से कॉल करने लगती है, लेकिन जैसे आज उसके कॉल का कोई जवाब देने वाला था ही नहीं। दिव्या बहुत देर तक कॉल करती है, लेकिन हर वक्त उसे एक ही जवाब मिलता है, द नंबर योर और डायल इज करंटली स्विच ऑफ, प्लीज ट्राई टू योर लेटर। दिव्या हार मानकर फ़ोन को साइड टेबल पर रखकर लेट जाती है। दिव्या इधर से उधर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आदत से मजबूर उसकी आंखें उसका साथ ही नहीं दे पा रही थी। दिव्या फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ जाती है और कहती है,
इन्हें पता है कि मुझे इनके बिना नींद नहीं आती। उसके बावजूद ना कुछ बता कर गए हैं और ना अब बता रहे हैं। ऐसा कौन सा ज़रूरी मीटिंग पर हैं जो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखे हुए हैं। ये आदत भी तो ऐसी लग गई है ना कि उनके बाहों के बिना तो नींद ही नहीं आती। कहते हुए दिव्या बेड से टेक कर बैठ जाती है। कुछ ही देर में दिव्या की पलकें भारी सी होने लगती है और वह वैसे ही बैठकर सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है तो देखता है दिव्या बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर सो रही थी। आदित्य दिव्या को अच्छे से लिटाकर खुद भी बिना चेंज किए दिव्या को बाहों में भर लेता है। दिव्या को जैसे इसी सुकून की तलाश हो, वह नींद में ही मुस्कुराते हुए आदित्य की सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य दिव्या के बालों पर हाथ फेरने लगता है। कुछ वक्त में उसे भी नींद आ जाती है। सुबह के वक्त जैसे ही आदित्य की आंखें खुलती हैं, उसे दिव्या का मासूम सा चेहरा दिखता है जो कि सुकून से सो रही थी। आदित्य दिव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है। आंखों से देखकर मन नहीं भरता तो वह झुककर पहले दिव्या के माथे को चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को और आखिरी में धीरे से होठों को चूमकर पीछे होकर फिर से दिव्या को देखने लगता है। कुछ देर में दिव्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आँख खुलते ही उसे आदित्य का चेहरा दिखता है जो कि एकटक उसे ही देख रहा था। दिव्या उठकर सीधे आदित्य के ऊपर बैठ जाती है और घूरते हुए उससे कहती है, कल आप सुबह जल्दी क्यों चले गए और रात को इतने लेट क्यों आए? आपको पता है मैंने आपका कितना देर तक इंतज़ार किए और पूरे 50 कॉल किए। आदित्य कोई जवाब नहीं देता, बस दिव्या की शिकायतों को सुन रहा था। आदित्य को कुछ भी बोलता ना देख दिव्या फिर से कहती है, अब कुछ बोलिए, मैंने आपका कल से एक बार भी आवाज़ नहीं सुनी। आपको पता है ना मैं कितनी बेचैन हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। दिव्या के ऐसे बोलते ही आदित्य दिव्या की आंखों की गहराइयों को देखने लगता है, जिसमें आदित्य को कल ना देखकर बेचैनी साफ दिख रही थी। आदित्य दिव्या को आंखों से अपने ऊपर लेटने का इशारा करता है तो दिव्या मुस्कुराते हुए उसके ऊपर लेट जाती है। आदित्य दिव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, वाइफ ही किसी की इतनी ज़्यादा आदत लगाना भी ठीक नहीं है। दिव्या अपना चेहरा उठाकर कहती है, मुझे किसी की नहीं, बस आपकी आदत लग गई है। आदित्य बस दिव्या को देखता है और फिर से कसकर पकड़ लेता है। दिव्या आदित्य के सीने से लगे हुए बालकनी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और मुझे कोई मुझसे कुछ छीनने वाला है। आदित्य जो दिव्या के बालों पर हाथ फेर रहा है, वह एकदम से रुक जाता है। दिव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य नज़रें हटाकर अपने फ़ोन को लेकर देखने लगता है। दिव्या आदित्य से फ़ोन छीनकर साइड टेबल पर रखती है और थोड़ा ऊपर होकर आदित्य के गर्दन के पास अपना सिर रखती है और आदित्य के हाथ को पकड़कर अपने कमर के चारों तरफ लपेट लेती है और शिकायत भरे लहजे में कहती है,
आपका ये फ़ोन हमेशा हमारे बीच आ जाता है। जब आप दूर रहेंगे तब तो बंद रहता है, और जब आप सामने रहते हैं तो हर वक्त हमें डिस्टर्ब करता है। थोड़ी देर तक तो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं, फिर उठकर रेडी हो जाते हैं। दिव्या तैयार होकर कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। दिव्या सवाली नज़रों से आदित्य की ओर देखने लगती है। आदित्य बिना कुछ बोले दिव्या को गोद में उठा लेता है। दिव्या हैरानी से, आप ये क्या कर रहे हैं? दिव्या की बातों का बिना कोई जवाब दिए आदित्य कमरे से उसे लेकर जाने लगता है। आदित्य सीढ़ियों से उतरने लगता है। ब्रेकफास्ट के लिए सब हॉल में ही मौजूद थे। सबकी नज़र दिव्या को गोद में लिए आदित्य पर पड़ती है। दिव्या तो शर्म से लाल हो जाती है। दिव्या धीरे से कहती है, प्लीज़ मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं हमें। लेकिन आदित्य दिव्या की एक नहीं सुनता और सीधे हाल से होते हुए बाहर लेकर चला जाता है। सबके होठों पर मुस्कुराहट थी, बस विकासा जी और अर्जुन को छोड़कर। वैसे तो दोनों अब दिव्या के लिए खुश थे, लेकिन आगे का सोचकर उनके अंदर का डर उनको मुस्कुराने से रोक रहा था। दिव्या आदित्य को बाहर ले जाता है। देखकर सवाल करती है, क्या हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? आदित्य दिव्या के गाल पर किस करते हुए कहता है, करेंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। छाया जो वहाँ खड़ी थी आदित्य को दिव्या को किस करता देख मुस्कुरा देती है। दिव्या चारों तरफ देखकर शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है, क्योंकि उनके अलावा वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और गार्डन पर काम करने वाले लोग भी थे। आदित्य दिव्या को आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद कार ड्राइव करने लगता है। दिव्या बस आदित्य को ही एकदम निहार रही थी। वहीं आदित्य कार चलाने में व्यस्त था। उसके बावजूद उसे दिव्या की नज़रों का भी एहसास था। कुछ ही देर में दोनों समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां आदित्य के बॉडीगार्ड्स पहले से ही मौजूद थे। उनके अलावा वहां पूरा तट खाली था। आदित्य दिव्या को लेकर चेयर पर बैठता है। एक लड़की आकर दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ब्रेकफास्ट देखकर दिव्या का चेहरा एकदम से खिल जाता है। ब्रेकफास्ट में सब उसकी ही पसंद का था। दिव्या आदित्य को देखते हुए पूछती है कि आज कुछ स्पेशल है? आदित्य जवाब देता है, नहीं, लेकिन आज के दिन को मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आज मेरे सारे वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। दिव्या जल्दी से कहती है, इसका मतलब आज आप मेरे साथ वक्त बिताने वाले हैं? आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो दिव्या के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन चारों तरफ बॉडीगार्ड्स को देखकर दिव्या मुंह बनाकर कहती है, हमारे स्पेशल वक्त बिताने में इनका क्या काम? आदित्य चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बॉडीगार्ड्स को देखता है, फिर दिव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। दिव्या उदास सा मुंह बना लेती है। दिव्या को वैसे देख आदित्य किसी को कॉल करता है और सख्ती से कहता है, I'll go away from the here बोलकर कॉल कट करके साइड टेबल पर रख देता है। अब दिव्या चारों तरफ देखती है तो सारे बॉडीगार्ड वहां से जा रहे थे।
उनको जाता हुआ देख दिव्या के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दिव्या आदित्य के कंधे पर सिर रखकर रेत पर बैठकर समुद्र के आते जाते पानी को देखने लगते हैं। समुद्र की इन पानियों की शोर से वहाँ की खामोशी खत्म सी होती जा रही थी। आदित्य दिव्या से अलग होकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। पहले तो दिव्या हैरान थी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वह आदित्य के बालों पर हाथों को फेरने लगती है। आदित्य अपने हाथ को दिव्या के गाल पर रखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। दिव्या कंफ्यूज होकर आदित्य को देखती है। फिर कुछ याद आते ही वह मुस्कुराते हुए कहती है, हमने आपको माफ़ कर दिया। वैसे भी मुझे समझना चाहिए था कि आपके लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आपने मुझे मना किया था। आदित्य थोड़ी देर तक दिव्या को देखते रहता है, फिर अपने हाथों को दिव्या की गर्दन पर ले जाकर थोड़ा झुका देता है और खुद थोड़ा उठकर माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत भोली हो। दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है तो आदित्य अपनी आंखें बंद कर दिव्या के कमर पर हाथ लपेटकर अपने चेहरे को उसके पेट पर छिपा लेता है। आदित्य के सांसों को अपने पेट पर महसूस करते ही दिव्या सी रहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहने के बाद दिव्या आदित्य से अलग होकर समुद्र के पानी की तरफ चली जाती है। दिव्या लहरों को छोड़ते पानी के साथ काफ़ी आगे जाती है तो कभी पीछे होती है। ये करते हुए उसके चेहरे पर खुशी साफ तौर से दिखाई दे रही थी। आदित्य दूर खड़े तक बस दिव्या के खुशियों को ही देख रहा था। दिव्या बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही थी, समुद्र के पानी में खेल रही थी। उसे ऐसा देखकर आदित्य को बहुत सुकून मिलता है। वह अपने दोनों हाथों को जेब में रखकर बिल्कुल शांत सा खड़ा था। बहुत देर तक जब दिव्या पानी से बाहर नहीं निकलती तो आदित्य जाकर उसे खींचते हुए लाता है। दिव्या खुद को छुड़वाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें और देर तक रहना है। आदित्य दिव्या को घूर कर देखता है तो दिव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज़ और थोड़ी देर तक रहने दीजिए ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, जल्दी से आ जाऊँगी। आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर सख्ती से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। दिव्या उदास सा चेहरा बना लेती है। उसे ऐसा देख आदित्य गहरी सांस लेकर दिव्या को नीचे उतारता है और अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर दिव्या की तरफ बढ़ा देता है। चॉकलेट देखकर दिव्या बच्चों जैसे खुश होकर लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। उससे पहले आदित्य अपने हाथों को पीछे कर लेता है। दिव्या आदित्य को देती है तो आदित्य वार्निंग देते हुए कहता है, 5 बाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिव्या चॉकलेट को देखकर मासूमियत से सिर हाँ में हिला देती है। आदित्य दिव्या की तरफ चॉकलेट को बढ़ा देता है तो दिव्या झट से ले लेती है और खोलकर मज़े से खाने लगती है। चॉकलेट खाते हुए दिव्या चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वह आदित्य को देखने लगता है, जिसके होंठों पर चॉकलेट लगी हुई थी। आदित्य दिव्या की तरफ झुकने लगता है
वह उसके ओंठों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि दिव्या पीछे होकर अपने जीभ से ओंठों का चॉकलेट खा लेती है और आदित्य को देखते हुए कहती है, इस बार मैं आपको चॉकलेट को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करने दूंगी। आदित्य दिव्या के बिल्कुल करीब जाकर कहता है, मैं चाहूँ तो अब भी चॉकलेट का टेस्ट ले सकता हूँ। कहते हुए आदित्य अपनी जीभ निकालकर अपने ओंठों पर फेरने लगता है। दिव्या को अब आदित्य की बात समझ आती है तो शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। आदित्य दिव्या से दूर होकर बैठ जाता है। वक्त बिताते हुए दोपहर के 12 बज जाते हैं। आदित्य अब दिव्या को मॉल लेकर आता है। दिव्या मॉल के अंदर जाकर देखती है तो पूरा मॉल खाली था। वहाँ काम करने वाले लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैनेजर दोनों का वेलकम करते हैं। आदित्य मैनेजर को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वह चला जाता है। दिव्या चारों तरफ देखते हुए कहती है, ये मॉल इतना खाली क्यों है? आदित्य जवाब देता है, यह हमारा ही मॉल है तो मैंने खाली करवा दिया। दिव्या कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, लोग होते तो अच्छा लगता ना। आदित्य दिव्या को घूर कर देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना है या उन लोगों के साथ? दिव्या आदित्य की बातों को सुन हैरानी से उसे देखती है और फिर चिढ़ते हुए कहती है, अफकोर्स आपके साथ। आदित्य तुरंत बोलता है, तो लोगों पर नहीं, मुझ पर ध्यान दो। दिव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहती है, ओह, समवन फील जेलस। आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर खींचता है और कमर से पकड़कर कहता है, यस आई फील जेलस। दिव्या मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आदित्य के गले पर लपेटकर उससे कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपको इतनी जेलस कब से होने लगी? आदित्य की पकड़ ढीली हो जाती है। दिव्या हाथ हटाकर आदित्य से दूर होती है और मुस्कुराते हुए एक शॉप पर घुस जाती है। शॉप के अलग अलग तरह के कपल गिफ्ट से कांच के बने कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। दिव्या गिफ्ट को देखते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी वह एक जगह जाकर रुक जाती है और गिफ्ट को उठाकर देखने लगती है। यह गिफ्ट बिल्कुल आदित्य और दिव्या की पहली मुलाकात की तरह थी। उसमें लड़की ने सेम उस वक्त दिव्या ने जिस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर टॉप जो उसके कमर को दिखा रही थी और लॉन्ग स्कर्ट। लड़के ने भी सेम ब्लैक कलर की शर्ट के साथ कैजुअल ब्लैक पैंट पहना था, जैसे आदित्य ने उस वक्त पहना था। उस कांच का बना लड़का लड़की के कमर से पकड़ा हुआ था, बिल्कुल सेम पोजीशन में जब आदित्य ने दिव्या को पकड़ा था। आदित्य उस गिफ्ट को देखकर उसी में खो गई थी। आदित्य जब दिव्या के हाथ में देखता है तो वह भी उसी में खो जाता है। कुछ सोचते हुए दिव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहती है, हमें ये लेना है। आदित्य गिफ्ट से नजरें हटाकर दिव्या को देखकर उससे कहता है, ले लो। दिव्या खुश होकर वहाँ के शॉपकीपर को पैक करने के लिए कहती है। मॉल पर वक्त बिताते बिताते रात के 8 बज जाते हैं। दिव्या ज़्यादा कुछ तो नहीं लेती, लेकिन आदित्य के साथ मूवी देखती है और बहुत सारे गेम भी खेलती है। मॉल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आदित्य से बातें करती है।
आज दिव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे आदित्य का ऐसा मिलकर एक अलग ही जिंदगी मिल गई थी। आदित्य मॉल से दिव्या को एक होटल में लेकर जाता है। यह होटल भी आदित्य ने ही खरीदा था। होटल के टेरेस पर जब दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर दिव्या की खुशी से फूलें नहीं समाती। टेरेस में हर तरफ गुलाब के फूलों और लाइटिंग से सजाया गया था। वहाँ 2 चेयर और टेबल थी जिसमें 3 कैंडल जल रही थी। उनके सामने एक फ्लावर पॉन्ड था जिसमें सिर्फ रेड गुलाब के फूल थे। फर्श पर दरी बिछी हुई थी और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों के बिखेर कर रखा गया था। आदित्य का हाथ पकड़कर दिव्या आगे बढ़ती है और चेयर पर बैठा देता है। दिव्या चारों तरफ नजरें घुमाते हुए देखने में व्यस्त थी। ऊपर से चांद की रोशनी इस खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक वेटर आकर डिनर सर्व करके चला जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और कुछ वक्त शांत से होटल के ऊपर से शहर के नज़ारों को देखते हैं। तभी आदित्य दिव्या ने जो हाथ रेलिंग में पकड़ा हुआ था उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। दिव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम खुश हो ना वाइफी? दिव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है और कहती है, मैं खुश नहीं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य अपना एक हाथ दिव्या की पीठ पर और दूसरा हाथ उसके बालों पर सहलाने लगता है। वह बहुत शांत सा कहता है, ऐसे हमेशा ही खुश रहना वाइफी। दिव्या कसकर आदित्य को पकड़कर कहती है, सिर्फ मैं नहीं, हम कहिए हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आदित्य दिव्या को टाइटली गले लगा लेता है। होटल से सीधे दोनों सिंघानिया विला पहुंच जाते हैं। दिव्या दिन भर के चलने से थक कर चूर हो चुकी थी। वह कार रुकने से आंखें बंद करके कहती है, हम मुझसे बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं चलकर कमरे तक जा सकूं। आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है और ड्राइविंग सीट से बाहर जाकर दिव्या की तरफ आकर उसे गोद में उठा लेता है। दिव्या आंखें बंद किए हुए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी कितना परेशान करती हूँ ना आपको। आदित्य अंदर जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी वजह से मिली हर परेशानी मंजूर है, लेकिन तुम परेशान हो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। दिव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य हॉल से होते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और सीधे कमरे में चला जाता है। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा दोनों को देख रहा था। कमरे में पहुंचते ही आदित्य दिव्या को बेड पर लेटाकर दरवाजे को बंद कर देता है और दिव्या के सैंडलों को निकालकर उसके बगल पर लेट जाता है। आदित्य के लेटते ही दिव्या उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य दिव्या के माथे को चूमकर कसकर उसे पकड़ते हुए अपनी आंखों को वह बंद कर लेता है।